नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इस वक्त हम हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के 54वें दीक्षांत समारोह में। आज है 6 जून 2022 और थोड़ी देर में हरिवंश जी, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीक्षांत भाषण देंगे। गोविंद सिंह जी, इस आईएमसी के प्रतिष्ठित सभी प्राध्यापक गण, संस्थान में काम करने वाले सभी मित्रों, प्रमोद जी, अनंत प्रधान जी, जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं, बच्चों के अभिभावक गण, अतिथिगण, पुनः मैं सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यह संस्थान लोकमानस में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में बना हुआ। यह संस्थान कितनी चीजों पर किस ढंग से काम करता है, किन किन कोर्सेज में किस रूप से इसका कंट्रीब्यूशन है, वो विस्तार में गए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं बॉटम लाइन यह कि कोविड के दौरान भी 90% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। यह लैंडमार्क है संस्थान। और 1% वो छात्र जो पुनः जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई नई लकीर खींचना चाहते हैं, सिर्फ जिन्होंने चुना कि अभी मुझे कोई असाइनमेंट नहीं चाहिए, वही बच गए हैं। इसलिए 100% जहां की प्लेसमेंट को उस संस्थान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खुद लोकमानस में अपनी एक बहुत मशहूर संस्थान के रूप में दशकों से छवि बना चुका है। यहाँ के डायरेक्टर, निदेशक सब सेलिब्रिटीज रहे। अगर मैं नाम लेके का दो, मिस्टर देसाई से लेकर सादाब साहब से लेकर और अब तक इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। पब्लिक रिलेशंस में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, मराठी, मलयालम, सब में जो आप प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं वो रिमार्केबल है। मैं सेना से लेकर, पुलिस से लेकर के और बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में जो काम आप करते हैं, उन सबके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। पर मैं मुख्य चीज जो कहना चाहता हूं आपसे, यह भी एक प्रमुख चीज है। इस संस्थान के परिसर में भारतीय हिंदी पत्रकारिता के जो सबसे पहले व्यक्ति, उनके नाम पर पंडित जीवन किशोर शुक्ल जी के नाम पर पुस्तकालय और ज्ञान संसाधन केंद्र हमने देखा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रकाशकों में किस ढंग से तैयारी, दृष्टि और विजन दिखाई देती है, उसके लिए भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आपके संस्थान की गतिविधियां काफी छात्रों को एक दिशा देने वाली और एक सृजन के रास्ते पर जहां वो जाकर अपनी पहचान बना सके और इस संस्था के गौरव का, देश का अपना नाम भी रोशन कर सके, वो काम आप कर रहे हैं। इसलिए संस्थान को, संस्थान में काम करने वाले सभी लोगों को मेरी बधाई। पर दीक्षांत समारोह है, जब मैं दीक्षांत समारोह की बात सुनता हूं तो मेरे मन में उस दीक्षांत समारोह की स्मृति जगती है। उस संस्था में हुए पहले दीक्षांत समारोह की स्मृति उभरती है, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी, काशी विद्यापीठ। भगवान दास जी वो शायद देश के आरंभिक देश रत्न लोगों में, जब देश रत्न सचमुच उसका एक बड़ा गौरव और रेयर लोगों को ढूंढा जाता था, आपकी परंपरा हो रही। लेकिन उस वक्त देशरत्न जी ने आपने कहा, वो सिर्फ सरकारी उपाधि देने से नहीं, लोकमानस में भी आचार्य भगवान दास उसी रूप में एनिवेशन के साथ काम किया। जिन्हें गांधी जी आते थे काशी विद्यापीठ में 1952 में उन्होंने जो दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, उसका मर्म मैं आपको बताता हूं। और बहुत वर्षों बाद काशी विद्यापीठ में हुए दीक्षांत भाषणों का एक संकलन भी निकला। प्रोफेसर कृष्णा, अपने जमाने के काफी मशहूर आदमी, उन्होंने संपादन किया। भाई आनंद जी शायद जानते हो, मेरा तो आग्रह होगा कि ऐसी चीजों को आज गूगल पर या कहीं जो सबको उपलब्ध हो कि जीवन का महत्व क्या है, दीक्षांत समारोह का अवसर क्या है, वो समझने के लिए डालना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान से लेकर महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, सबके भाषण हैं जो दिशा देते हैं जीवन को। उस
उसमें मर्म मैं आपको बताऊं सारे लोग के भाषण का है कि भारतीय परंपरा में जो जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं उस जीवन में 10 सूत्र आप ऐसा याद रखें। डेडिकेशन ऑफ ए लव, अकेले एकलव्य का जो संकल्प था वो जीवन में हमेशा आपको प्रेरणा देगा। द डिवोशन ऑफ सूरदास, सूरदास के बारे में जब मैं बताऊं आपको तो आप उससे ज्यादा जानते हो क्या समर्पण था आपने, जो भी जीवन में उनका जिसे मानते थे उसके प्रति किस किस्म की प्रतिबद्धता थी। द करेज ऑफ ह्यूमन, इनमें से एक के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हमारे लोक मानस में बैठा हुआ है। द इंटीग्रिटी ऑफ राम, द स्ट्रेंथ ऑफ दुर्गा, द फेथ ऑफ प्रहलाद, द फोकस ऑफ अर्जुन, द स्ट्रेंथ ऑफ सीता, द लॉयल्टी ऑफ श्रवण, द पेशेंस ऑफ मंदोदरी। ये 10 गुण अगर हम पुराने हमारे दीक्षांत सुने तो आपको मिलेगी जो जीवन में आपके काम आप नॉलेज दे रहा हूं। हमने जब जिंदगी शुरू की तो माना जाता था कि आप किसी बड़े परिवार में पैदा होते तो आपका जीवन बेहतर है, पर आज शिक्षा कमजोर से कमजोर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति की नई नियति लिख रही है। पहले टाटा और बिरला करने के लिए कहा जाता था कि आप उनके परिवारों में जन्म लें तब वो हो सकते हैं। आज शिक्षा ने मुमकिन किया इस नॉलेज एरा ने एक जीवन में एक शुरुआत करके कोई अजीम प्रेमजी और नारायण मूर्ति हो सकता और अनेक लोग हैं। उस शिक्षा के दौर में आपने अपनी पहचान बनाकर नया जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आचार्य नरेंद्र देव ने या शायद भगवान दास जी ने अपने उस भाषण में छात्रों को कहा, उस वक्त कहा जब इसे नॉलेज एरा नहीं कहा गया, तो आपको बात ही मिल रही उसका महत्व क्या आप समझेंगे। उसमें उन्होंने एक भारतीय कहावत का, संस्कृत के लोक कहावत का उल्लेख किया, न चोर हार रे न राज हार रे न पृथ्वी भाज्य न च भारकारी वे कृते वर्धति एवं नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी इसे न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न भार स्वरूप ही है जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है। ऐसी विद्या, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। पर सवाल यह है कि इस धन का उपयोग आप आगे आज की बात कैसे करें। यह जीवन का कर्म है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज कितने अवसर हैं आपके पास। मैंने अपने यहाँ की उन चीजों की उस परंपरा का उल्लेख किया जो आपको ताकत देंगे जीवन में हमेशा। लेकिन आज दुनिया को जो चीजें बदल रही वो बदल रही टेक्नोलॉजी। पहले की दुनिया विचारों से बदली, लेकिन 1980-90 के बाद टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। इस दौर में जिन लोगों ने पहचान बनाई उनके कन्वोकेशन स्पीच का वर्ड मैं आपको एक एक लाइन में बताता हूँ, सबका एसेंस आपको एक मिलेगा। जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर के बारे में हम लोग सब कुछ सुने और मैं उस वक्त संयोग से एक बार ब्रिटेन में था तो पंक्तियां मैं हम देखी रहा था और लोगों की किताब लेने की। उस जेके रॉलिंग महिला ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2008 में अपना कन्वोकेशन स्पीच किया, उसका फर्म था You might never fail on the scale I did। यानी जीवन में जो हमने विफलता झेली वो आप कभी उसका सामना नहीं कर सकते। अगर आप पूरा पढ़े तो आपको मालूम होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी जीवन में आप पढ़िए, आपको इससे ताकत मिलेगी। अब आप जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default। तो जीवन में विफलताएं हैं, you have to face it। हर विफलता सफलता के लिए वह एक रास्ता खोलती है। इसी तरह स्टीव जॉब्स, जिस व्यक्ति की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नया स्वरूप दे दिया, उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एप्पल के कैसे वो फाउंडर, को-फाउंडर रहे, सीईओ रहे। कहा The only way to do great work is to love what you do। अपने काम के प्रति अगर मोहब्बत, समर्पण, पैशन नहीं है तो आप नई लकीर नहीं खींच सकते। If you have not found it yet, keep looking, do not settle, as with all matters of the heart, you shall know when you find it। बराक ओबामा, मैं उनका भी कोट आपको बताता हूँ। और फिर विफ्री, ये सब आप जरूर पढ़ें। जेफ बेजोस, ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी में इन्होंने दिया, जो अमेज़न के फाउंडर हैं। इन सारे लोगों के कोट का, एलन मस्क तक का कोट, कि आप जीवन में जो कुछ करने जा रहे हैं जब तक उसके प्रति पैसा न हो ना नई लकीर खींच नहीं सकते। और ये
बारे में आप सोचे कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे पास ये सवाल उठा कि हमारे छात्रों के लिए क्या चीजें आज अवसर है मीडिया से मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब हमने नौकरी की शुरुआत की, हमारे दौर में जो देखा उसमें जो मेरा अनुभव रहा मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस सहारा के लोगों में हूँ, गांधी को मानने वाला, जो अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहता, पर मैं अपनी टीम के माध्यम की हमने क्या चुनौती फेस की और आज अगर हमें करना पड़े तो हम क्या करना चाहेंगे मीडिया में, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में 2014 के बाद आपने देखा कि स्टार्टअप्स की संख्या क्या है। 2014 के बाद लगभग 300-400 स्टार्टअप्स, आज करीब देश में 70,000 स्टार्टअप्स हैं जो मान्यता प्राप्त। ये स्टार्टअप्स कौन चला? हमारे यूथ साहब की तरह जो IIT से आईआईएम से निकलकर बाकी चीजों को यूथ भारत की नई नीति लिख रहे हैं और उनमें से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हर साल आपकी एक यूनिकॉर्न बन रहा है। शायद एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन, वो 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का होता है। वो छात्र कैसे जॉब सीकर्स जो थे वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं 2014 के बाद। आज अगर कोई मुझसे पूछे, कहे कि कोई एक वेबसाइट ऐसा बनाइए जहां इसकी सारी सूचनाएं मिले तो यूथ को प्रेरित करे, मुझे लगता है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कोई एक वेबसाइट ऐसा कोई शुरू करे। क्या हमारे यूथ जो निकल रहे हैं आप में से कोई एक नहीं शुरू कर सकता? ये मुझे लगता है कि सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने है, मीडिया में स्टार्टअप क्यों नहीं? ये मेरे मन में सवाल है। मैंने 2 दिनों पहले नीति आयोग के चेयरमैन का बयान सुना। 315 सेंट्रल स्कीम्स और 500 स्कीम्स में सिर्फ आधार के प्रयोग से 2 लाख करोड़ की बचत हो रही है। थिंक अबाउट द वॉल्यूम, 2 लाख करोड़, जहां कहा गया था पहले ये टेक्नोलॉजी ने क्या मुमकिन किया है कि ऊपर से 1 रुपया चलता है। मैं मानता हूं कोई ईमानदारी से कहा गया कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसे। आज टेक्नोलॉजी ने मुमकिन किया है कि सब चीजें हो रही हैं, पर मैं कोशिश करता हूं इसकी डिटेल कई चीजें पढ़ने को मिले, किस स्कीम्स में कैसे कैसे लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि ढूंढना पड़ेगा आपको किस जगह ये सारी सूचनाएं हैं। मैं और कई चीजें जो मेरे मस्तिष्क में आई मैं आपसे कहना चाहता हूं। भारत इस कोरोना के दौरान एक बड़ी चीज हुई है तो जिसके बारे में जिस चर्चा में कम सुनता हूं, वो है कभी देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपनी नई नीति लिखा 65-66 के आसपास। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी दूध की क्रांति आई, दुनिया में दूध में हम सबसे बड़े उत्पादक बने। पर इस कोरोना के दौरान मेडिकल हब के रूप में भारत, दुनिया में भारत ने अपनी जगह बनाई है। आज वो सक्सेस स्टोरीज में एक जगह ढूंढिए तो आपको मिलेगा। एक भोपाल के IAS अधिकारी ने पुस्तक लिखी, उससे मुझे सोचा एक इस काम में लगे व्यक्ति ने, मिस्टर शर्मा जो आंध्र प्रदेश टेक्निकल जोन के MD, उन्होंने लिखा, उसे सूचना मिली। यानी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशंस हैं। क्या ये सारे इंफॉर्मेशंस आज के जमाने में एक जगह एक साइट पर नहीं लाकर हम बता सकते? जिस क्षेत्र में कह रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद भारत ये तीसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा हब बन गया मेडिकल चीजों का। आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो बहुत सारी फंडामेंटल चीजें देश में नहीं बनती, देश ने उस दौरान बनाना शुरू किया और आज देश दुनिया को कई चीजें दे रहा, टीका से लेकर के वेंटिलेटर तक। कैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों ने उस वक्त बंद कर दिया देना आपके यहाँ, वो सक्सेस स्टोरी आप शायद मुझे नहीं पता कहीं आप देखें तो बहुत विस्तार से देखने को मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान दोस्तों, जब कैरियर के पड़ाव पर मैंने 2 बड़े अखबारों में, 2 बड़े संस्थानों में उस वक्त काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से मुंबई और दूसरा आनंद बाजार। दोनों के बाद लगा कि जयप्रकाश आंदोलन के प्रभाव में हम सब लोग आए थे। एक ऐसे अखबार में हमारी टीम ने, हमने मिलकर काम करना तय किया जो लगभग बंद था, मुश्किल से 300 या 400। मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूँ, पहली बार मैं कहता हूँ मैं अपने बारे में बताना, काम करना मैं सही गांधीवादी विचार के हम लोग नहीं करना चाहते, पर हमने वो रास्ता चुना जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है अपनी कविता में कि वो रास्ता जो लेस ट्रेवल्ड है। उसके तहत एक प्रयोग जो किया मैं आपको बताऊं कि एक नंद कुमार जी केरल के IAS अधिकारी होते थे। एक बार बातचीत में उनसे लगा कि सरकार तो आप
लाखों करोड़ विज्ञापन के लिए पैसा देती है भाई, पूरे देश में खर्च करती है, पर जो विज्ञापन क्षमता उसकी भाषाएं ऐसी होती है, उसकी भाषा, उसकी बनावट, उसकी राइटिंग, वो सरकारी हिंदी आप पढ़े वो समझ नहीं पाए, आप उसी तरह से अन्य भाषाओं में क्यों नहीं जितनी सारी सरकारी स्कीम्स हैं उनको सरल सहज शब्दों में लोगों तक कन्वे करें कि आपके जीवन को बदलने की इतनी स्कीम्स हैं, हमने वो उपयोग किया। बाद में भारत सरकार में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हुए थे, रिटायर हो गया तो संपर्क में मेरे नहीं, नंद कुमार जी, नंद कुमार, रिमार्केबल असर उस अखबार पर पड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी पाठक संख्या नहीं थी। आज भारत सरकार की इतनी स्कीम्स है, इतनी चीजें, कोई एक नौजवान खड़ा हो कहा कि सहज और सरल शब्दों में हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये स्कीम्स है, ऐसे लाभ मिलेगा। आप देखिए, मैं यकीन करता हूं, हो सकता है मेरी वाइल्ड थिंकिंग हो, यू कैन ड्रॉ अ डिफरेंट लाइन, यू कैन लीव योर इम्प्रिंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अनेक डिफेंस, हमारे सेक्रेटरी साहब डिफेंस कर रहे हैं, मैं डिफेंस की कमेटी में था 4 वर्ष। डिफेंस में जिस बड़े पैमाने पर इंडियनाइजेशन हुआ है, भारत में चीजों को उत्पादन हुआ है, कहां देश को सूचना बता रहा है, स्कैटर्ड सूचनाएं पढ़ते हैं सारी जगहों पर। एक जगह लाकर अगर हम बताएं देश को, उसको उपयोग करने वाले भी दूसरे लोग कैसे होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से अभी मैं पढ़ा आपको 4-6 दिनों पहले 1 लाख करोड़ की करप्शन में संपत्ति जब्त की गई भारत सरकार की 14 के बाद 1 लाख करोड़। मेरे जीवन में आता है, आप जानते हैं करप्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं, देश कैसे पहले से चिंतित रहा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने यह कल्पना की कि करप्शन पब्लिक मनी के साथ उसका दुरुपयोग करने वाले लोग चौराहे पर लटकाए जाए, पर 14 के बाद कैसे कार्रवाई तेजी से शुरू हुई है। जो बेनामी संपत्ति कानून बना था उसके रूल्स नहीं बने तो हाल बना। 1 लाख करोड़ किन लोगों के, इनके मुकदमे किस स्तर पर, कैसे पकड़े गए, किन चीजों का ये फंड है। कहीं एक साइड पर कोई हम जुडिशरी नहीं है, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कोई भ्रष्ट है या गलत है, वो हमारा काम नहीं है, पर हम फैक्ट्स तो रख सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्चुअल थिंग्स। आज मैं ढूंढता हूं, आप कहते हैं कि मीडिया में क्यों नहीं ये स्टार्टअप्स हो सकते हैं नए-नए, हम कहते हैं एक तरह की अवसर सिमट रहे, अवसर तलाशना इंसान के विजन का, इंसान के कमिटमेंट का, इंसान के सोचने और समर्पण का मामला है। और आप नौजवान अगर ये नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। गांव और पंचायतों, हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो ये गांव और पंचायत वगैरह में जिले में डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं सेक्रेटरी साहब, गुरु जी बताएंगे, मुश्किल से 10-20 करोड़ नहीं पहुंचता था। आज साहब कई 100, 4000, 400, 500, 800 करोड़ तक पैसे पहुंच रहे हैं। उन पैसों का खर्च कैसे, किस रूप में हो रहा है, इसका डाटा कोई इकट्ठा करें, आप सी द रिजल्ट। देश में शायद 111 या 108 जिले स्पेशल जिले जो बिल्कुल नक्सल प्रभावित जिले थे, उन जिलों पे घूम के हम सबने देखा है क्या हालात है, कैसे वो बदल रहे हैं। और डाटा खोजने आप जाएं कि किसी जर्नलिस्ट ने इस पर अच्छी तरह काम किया है क्या? मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे कि इस तरह की चीजों का प्रयोग हो रहा है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज होने वाली वो डाटा है। डाटा माइनिंग के आप सुनते हैं, डाटा माइनिंग ये फ्यूचर तय करने वाली। तो डाटा पर हम जितना काम कर सकें हमें करना है। आमतौर से जब पत्रकारिता की चर्चा सुनते हैं तो पुराने जो अखबार निकले, मैंने सूची कमी निकाली थी, कम से कम 30-35 ऐसे 34 नहीं बल्कि ज्यादा 51 ऐसी पत्रिकाओं की जो पूरे देश में रीजनल क्षेत्रों में इंडिविजुअल्स ने शुरू किए। उन इंडिविजुअल्स ने जिस साहस की पत्रकारिता आजादी की लड़ाई के दौरान की, उससे पत्रकारिता को मिशन माना गया। मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता ने उसको नहीं। आज उस मिशन की पत्रकारिता के लिए इतना अवसर है, इतने सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूं, आप कोई साइड शुरू करें, कोई तो साहस करें कि क्या हो रहा है, कैसे नई नीति लिखी जा रही। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके सामने आज मीडिया में आप जा रहे हैं बड़ी चुनौतियां, और वो चुनौतियां कैसी है? सबसे पहली चुनौती साफ चुनौती कि विश्वसनीयता मीडिया की कैसे खत्म हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत
मीडिया के इस तरह की चीजों से असर क्या पड़ रहा है। अभी एक पुस्तक आई जिसका पहला बार आइटम छपा द गार्डियन में, मोस्ट सेलिब्रेटेड न्यूज़पेपर जो गंभीर अखबार माना जाता है, उसमें सीरियलाइज हुआ। पुस्तक का है स्टॉप रीडिंग द न्यूज। किताब का टैगलाइन था मैनिफेस्टो फॉर हैप्पियर कामर एंड वाइजर लाइफ। तो आज पत्रकारिता में जा रहे हैं, चुनौती फेस करने जा रहे हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि पढ़ना बंद करो अगर जीवन में आप शांतिपूर्ण रहना चाहते हो। सोशल मीडिया का अलग प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है, मौके क्या है, उससे अवसर क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, कभी इस पर भी डिबेट करना चाहिए और लंबे समय तक हमें इस पर विमर्श करके जानना चाहिए इसमें हमारे लिए अवसर क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे अवसर हैं। ये पत्रकारिता में जैसे मैंने कहा कि चुनौती साथ ही आ रही है और अनेक सर्वे ऐसे हैं जो कहते हैं कि साथ की चुनौती कैसी है। मैंने बताया कि लोगों का इसमें विमर्श कैसा आ रहा है कि खबरों को पर्दा बंद करना चाहिए। अभी जेल बेकरमैन की किताब में आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप इन्वेस्टर्सों की पत्रकारिता को गंभीरता से आप लेना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। ये 2 महीने 3 महीने पहले आई था। प्लास्टिक के बुक एडिटर है, पुस्तक का नाम है, तो बैठे बैठे अभी मैं गोविंद से देख रहा था, मुझे वो नाम स्मृति में नहीं थी, देखा कहाँ गया था, द क्वाइट बिफोर ऑन द अनएक्सपेक्टेड ओरिजिन्स ऑफ रेडिकल आइडियाज। इसमें आप पढ़ेंगे कि जिन रेडिकल आइडियाज ने दुनिया को बदला उसका इवॉल्वमेंट कैसे बहुत पीसफुली, बहुत काम एटमॉस्फेयर में, बहुत मेंटली, बहुत इस तरह की चुनौतियों में रहकर नहीं हुआ। जिन लोगों ने क्या उसमें दृष्टांत है, जिन मूवमेंट्स ने नीति को, मनुष्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, उसमें उसका उल्लेख है। यह भी उल्लेख है कि ये सोशल मीडिया से जो आप आंदोलन खड़ा करते हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग रहा हो या ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट रहा हो, उसका असर नहीं पड़ते। तो अगर जीवन में कुछ नई लकीर खींचना चाहते हैं तो आप ये सोशल मीडिया या जो आज पत्रकारिता की चुनौती आ रही है, इससे आपको निकलना पड़ेगा। मैं आज के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके सामने, उसमें पर्यावरण का, जलवायु संकट है। आपने कल ही कुछ ही दिनों पहले कल दिवस हम लोगों ने मनाया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। हमारे समय के सबसे बड़े साइंटिस्टों में स्टीफन हॉकिंग हुए, जिनकी तस्वीर आपने देखी थी, जो गोल नहीं मारते थे, जो कुर्सी पे बैठे रहते थे, वो भी कुछ वर्ष पहले से 2018 में मरे। उनकी पुस्तक हर आदमी को पढ़ना चाहिए जो अपने लिए विषय तलाशना चाहता है पत्रकारिता में कि हम आगे क्या करें और पूरी ह्यूमैनिटी और अर्थ के बारे में कंसर्न है, क्योंकि वही आपके विषय हो गया है। द लास्ट ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, ये मैं मेमोरी का आधार पर सवाल को बता रहा हूँ। उसको व्यक्ति कहते हैं पर्यावरण का सवाल। वो व्यक्ति जो खुद साइंटिस्ट है कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी, इसके अच्छी चीजों का हम इस्तेमाल करें, पर इससे चुनौतियां हम उस पर अगर हमने नजर नहीं रखी तो बहुत कठिन होगा हम सबके लिए। उसके दुरुपयोग को अगर रोक नहीं पाए तो जरूर भी ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस आप पढ़ें। मैं अंत में इन चीजों के बाद कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के मकसद और मूल मर्म क्या है। ये सारी चीजें जानते हुए भी, जैसा मैंने बताया कि गांधी जी ने या हमारे यहाँ पहले भगवान दास जैसे फिलॉसफर लोगों ने जो कुछ कहा कि जीवन अगर कुछ मूल्यों से बदलाव है, वैल्यूज और कमिटमेंट नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें जीवन में, कोई सफलता पा लें, आप कोई नई लकीर नहीं खींच सकते। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण जो मुझे आज भी लगता है वो लिंकन का एक पत्र है, उन्होंने स्कूल के अध्यापक को लिखा। और वो पत्र का मर्म क्या था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं पत्रकारिता में था, इस पत्र को मैं हर स्कूल में ले जाकर के बच्चों से संवाद रखने का अभियान चलाया था। लिंकन ने उस अध्यापक को लिखा कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, इस बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि जो जीवन को समझे, जो ये जाने कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे भी लोग हैं जो सही नहीं, जो रफ है, जो जिन्हें वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण रास्ते पर चलते हुए पाएगा, पर वो हीरो ऐसे लोगों को बनाया जो जीवन में अच्छे रास्तों पर चलते हैं। उसने कहा बहुत सारे लोग सेल्फ सेंटर्ड भी मिलेंगे, पर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो समाज के बारे में कंसर्न है, वो उनको फॉलो करें। उन्होंने कहा
वो इसके बारे में भी जानना सीखे, ताकि वो पराजय का आनंद भी जीवन में लेना सकते। जब पराजित हो वो भी जाने और जो सफल हो उसका भी आनंद लेना चाहे। उसे कहा इस मेरे बच्चे को ये समझाए कि ईर्ष्या जीवन में ताकत नहीं है, ईर्ष्या से बचे। ये मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन वो स्वभाव भी उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा। उसने कहा अकेले में हंसने का भी राज उसे बताइए और अकेले में रोने का भी मर्म बताइए। आंसू निकले तो कोई शर्म ना हो, ये भी उसे बताइए। कहा उसे बताइए कि पुस्तकों का आनंद क्या है। उसे बताइए कि अकेले क्षणों में जब आसमान में चिड़िया अकेले उड़ती हो तो बैठ कर तो देखना भी समझे। स्काई इज लिमिट। उसने कहा धूप, फूल, हरी पहाड़ियों को, मधुमक्खियों को, भौरों को, उसके उड़ने का, उनको देखने का भी आनंद ले। हमारे बच्चे को इस तरह बताइए। फिर कहा उन्होंने, लिंकन ने कामना की, हमारे बच्चे को बताइए कि स्कूल में फेल होना ज्यादा सम्मानजनक है बजाय चोरी करके पास करना। ये हमेशा बताइए। फिर कहा वो अपने विचारों और आदर्शों में पहली आस्था रखे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बहुत जीवन में गलत ढंग से बर्ताव करने वाले लोग हैं उनसे बहुत सख्ती से पेश आए, ये भी समझाइए। लेकिन कहा कि मेरे बेटे में वो भी ताकत दीजिए, वो भीड़ के पीछे न चले। जब पूरी भीड़ एक तरफ हो, अकेले हो, उसकी आत्मा कहीं में सही हो तो पूरी भीड़ के सामने वो अकेले खड़ा रह सके, ये ताकत उसको दीजिए। और अंत में कहा उसे ये भी समझाइए कि नौकरी के बाजार में जब वो आ जाए, नौकरी के बाजार में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग हो उसको अपना मस्तिष्क दे, यानी जो सबसे अधिक आपको पैसे दे उसको आप मस्तिष्क दीजिए, उसके यहाँ नौकरी करिए, पर कहीं आत्मा गिरवी मत रखिए। क्या कहा? और हमारे मनीषियों ने, मैंने जिनका नाम लिया गांधी, जिनका नाम लिया आचार्य नरेंद्र देव, भगवान दास, ऐसे लोगों की परिकल्पना ये थी इस देश की युवा पीढ़ी इसी रूप में चलेगी, नई लकीर खींचेगी। आज आप सबने उपाधि ली, नए जीवन की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरी कामना है, शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि आपको देखकर मेरा मन भी उसी रूप में हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जैसे आपके घर के लोगों का होगा कि हमारे देश का नाम रोशन भी आप कर रहे हैं, समाज का भी कर रहे हैं।